अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम में आप हमें शरीक करती हैं, हमें अवसर देती हैं कि हम आपसे नहीं आपकी आवाम के साथ भी बातचीत कर पाए। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर वैसे तो हम बात करेंगे आज पीएम मोदी और क्या जो विजिट इजराइल का आ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है उस विजिट की जो कि फरवरी के एंड में है। मगर साथ ही साथ ईरान पर भी बात करेंगे। अमेरिका जो है वो ईरान पे अटैक करने की बात कर चुका है और कहा यही जा रहा है कि शायद कुछ ही दिनों में किसी किस्म का कोई अटैक हो जाए। तो ऐसे में भारत को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि इसराइल के साथ भी टर्म्स हैं और ईरान के साथ भी। तो इस वक्त सर किस तरफ को ये सारी सिचुएशन आपको कहाँ जाती हुई लग रही है? इसराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। क्योंकि नेतन्याहू का जो आउटलुक है इंडिया के लिए और इंडिया का आउटलुक नेतन्याहू के लिए है और इसराइल के लिए है, एक बहुत बड़ी हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। एक म्यूचुअल सफरिंग भी है जिसमें हम आपस में बॉन्ड करते हैं और वो है टेररिज्म। कि इसराइल समझता है कि टेररिज्म क्या है, हम सह रहे हैं टेररिज्म क्या है। और जब दो कंट्रीज एक जैसी दुश्मन दैट इज टेररिज्म को फेस करते हैं तो वो एक तरह से नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तकलीफ उन्हें समझ आती है। अब अगली बात के इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट। इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की आरजू काजमी पूछ रही है कि ये विजिट का क्या होगा। भाई देखिए, पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा अगर इस तरह की बात पूछ रहा है दैट मीन्स इंपॉर्टेंस तो है और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, मैं ये मान लूंगा इसकी बात। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस तरह से देखी जा सकती है? कुछ एक मुद्दे ऐसे चल रहे हैं वर्ल्ड में, हमारे बीच में, हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों के बीच में, जिसको अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट लैंग्वेज में, खड़ी लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में अगर बोलूं, काउंटर टेररिज्म हमारे बीच में कॉमन एजेंडा है जिसके ऊपर हम एग्री करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और जहां पर भी है वो टेररिज्म, जहां से वो एमिनेट हो रहा है, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। एक गलत एग्जांपल दूंगा सो दैट जल्दी समझ आए। उन्हें लगता है ईरान, तो उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था। हमें लगता है पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया था। तो एक ये कॉमनैलिटी हमारे बीच में जरूर है कि यस, टेररिज्म से रिलेटेड। उससे बड़ी एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसराइल यूएसए का बहुत तगड़ा एलाई है, एकदम से क्लोज है। हमारे साथ यूएसए की काफी टफ सिचुएशंस हैं इन स्पाइट ऑफ स्ट्रैटेजिकली क्लोज विद यूएस, क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिलेशन या स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन के एग्रीमेंट, स्क्वाड जैसे एग्रीमेंट्स होने के बावजूद हमारे और उनके बीच में एक बड़ी टफ सी सिचुएशन है रिलेटेड टू ट्रेड और मे बी डॉलर ऑब्लिक रुपीज। सो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमें यूएस के टैरिफ से बचना है या अगर बड़ी लैंग्वेज में बोलूं जीतना है, कि हम टैरिफ से जीत पाए, तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करना पड़े। और उसमें इसराइल भी एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। यूरोपियन यूनियन के साथ पिछले 20 साल की जो चीज नहीं हो पाई वो आप देख रहे हैं कि आपके सामने आ गई। और ये मेरा आकलन नहीं है, यूएस का आकलन है, वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी का आकलन है। और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया स्टैंड्स टू विन, इंडिया स्टैंड्स टू विन इन दैट। मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं इट इज अ विन विन। ऐसा नहीं है कि यूरोप विन नहीं करेगा, यूरोप को भी बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए उसे भी। और सबसे बड़ी बात, यूरोप जिस चीज में जीता है वो ये है कि अगर इंडिया टैरिफ्स के खिलाफ जीत सकता है तो यूरोप के ऊपर इस तरह की ट्रंप की थ्रेट देना कि मैं 10% लगा दूंगा, 20% लगा दूंगा, वो भी इससे जीत पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वो टैरिफ्स रुक गए हैं। इसके अलावा हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट में इसराइल का बहुत ही स्टेबल डेस्टिनेशन है इंडिया, जहां इसराइलीज टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आते हैं। हमारे बीच में एक और जो रिलेशनशिप है वो डिफेंस इक्विपमेंट का है, स्टेट ऑफ आर्ट निश इक्विपमेंट, जो हमें शायद यूएसए से उतनी आसानी से नहीं मिलता, बस उसका इक्विवेलेंट
हमको इजराइल से जरूर मिल जाता है। इसके अलावा हम उनके साथ ट्रेड में वृद्धि देख रहे हैं, मतलब बढ़ता हुआ ट्रेड देख रहे हैं। हमारे और उनके बीच में जो कल्चरल रिलेशन है वो भी बड़े अच्छे हैं। अजहर जो उनके एम्बेसडर दिल्ली में हैं, आपने देखा है वो हर बार बढ़ चढ़ के हमारे तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर प्रोग्राम में वो एकदम से आ जाते हैं, क्योंकि काउंटर टेररिज्म उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप देखें, ये एक इंपॉर्टेंट विजिट सिर्फ इंडिया इजराइल के लिए ही नहीं है, ये मुझे लगता है कि इजराइल के लिए इंडिया इस रीजन में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उसके डिफरेंसेस लेट से पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, एक स्टेबिलिटी और एक बेस के तौर पर आप कह लीजिए कि एक अच्छा एलाई उनके पास इस रीजन में है, तो वो शायद मुझे लगता है इंडिया है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये उनका अपना ट्रेड से रिलेटेड भी इंटरेस्ट है। सो ओवरऑल दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन जरूर है कि अगर इस तरह की विजिट्स होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जयशंकर साहब और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब अभी थोड़े दिन पहले ही उनके वहां होकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर को गए हुए काफी टाइम हो गया है, बट अपने आप में एक विजिट और होना आई थिंक हमारे बीच में रिलेशंस को एक अच्छे स्विंग के तौर पर ऊपर ले जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो खैर सभी बात कर रहे हैं कि दोनों के रिलेशंस और आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल और भारत के। लेकिन सर बीच में आ जाता है ईरान। ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि वो अटैक करेगा, और वो अपने तौर पे वो रवाना भी हो चुके हैं वहां से, जो कहा जा रहा है। इस सिचुएशन में हमेशा से भारत जो है वो ईरान के साथ भी रहा है, तो इजराइल जो है वो तो अमेरिका का साथ देगा, और अमेरिका इजराइल की वजह से ही ये सब अटैक प्लान कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से मैनेज करेगी? आरजू जी, अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स के अप्स एंड डाउन्स को पढ़ पाए तो आप ये जरूर पाएंगी कि इंडिया रशिया का फ्रेंड होते हुए भी यूक्रेन गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे। टर्की पाकिस्तान का होते हुए भी इंडिया ने वहां पर भूकंप के टाइम सबसे पहले अपनी डिटैचमेंट्स और स्टेबलाइजेशन के लिए मेडिकल एड भेजी थी, इन स्पाइट ऑफ ट्रीटिंग के शायद अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो अगर उसके साथ कोई भी खड़ा होता है तो वो भी अपने आप में दुश्मन है। चाइना ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद दी है और देता चला आ रहा है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बावजूद ट्रेड में मैं पाकिस्तान से चाइना के साथ ज्यादा एंगेज हूं, मेरे ख्याल 100 गुना ज्यादा एंगेज हूं, मेरी जो उसके साथ रिलेशंस है। इसी तरह जब आप ईरान की बात करती हैं, ईरान के साथ हमारे कोई रिलेशन नए नहीं है, ये भी बात पक्की है। इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस नए नहीं है, ये भी बात पक्की है। हम ईरान के साथ एक विन विन सिचुएशन में ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उस पूरे इलाके में अपने आप में वो जो पोर्ट है वो काफी अहमियत रखता है अगर उसको हम ऑपरेट कर पाते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा कोई कंट्री है नहीं इस समय जहां भारत अपने रिलेशंस नहीं रख रहा है। यूएस और हमारे बीच में टेंशन जरूर आ सकती है टैरिफ की, बट उसके बावजूद आज तक ना इंडिया ने ना यूएस ने कोई इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दी है कि हमारे बीच में दुश्मनी हो गई है या हम मार डालेंगे या काट डालेंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। क्योंकि अगर आप देखें 26 जनवरी पर भी ट्रम्प साहब ने कहा कि इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी रिस्पेक्ट इट। सो अपने आप में अगर आप देखें मे बी पाकिस्तान के साथ एक एक्सट्रीम सिचुएशन में जाकर हमारे रिलेशंस जो स्टेबल हो रहे थे वो होने से पहले ही वो लोटा जो है ना वो हिल गया। तो इसलिए वो स्टेबिलिटी आने से पहले इट इज समथिंग लाइक, ये कॉइन को अगर जमीन पर फेंको तो वो कॉइन थोड़ी देर गोल गोल घूमता है और उसके बाद सेटल हो जाता है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमें ये तकलीफ जरूर हुई कि वो कॉइन घूमते घूमते में ही खड़ा हो गया, घूमता ही चला जा रहा है और वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा। हमारे रिलेशंस जो है इवन एज अ एनिमी, मैं बात कर रहा हूं कि इवन एज अ एनिमी हमारे पाकिस्तान के साथ एनिमी वाले रिलेशंस में स्टेबल नहीं हुए कभी भी।
अभी भी हम दसियों बार बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए, आपका जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, आपके ट्रेडर्स अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां, क्या करेंगे? लाखों टन के हिसाब से आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बर्बाद हो जाएगा। सो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस तरह का ट्रेड रिवाइव करे, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव करे। और मैं अपनी लैंग्वेज में आपके साथ हमेशा कहता आ रहा हूं कि अगर मुनीर साहब फील्ड मार्शल हैं, अगर मुनीर साहब को आजीवन प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता, उन्होंने देश के लिए कुछ खास किया होगा। और वो खास अगर वो गाजा में देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने देश के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं। उन्हें अच्छा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुनीर साहब बाकी कंट्रीज में जाकर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं। उन्हें लाना चाहिए। अगर वो, हालांकि ये उनका काम नहीं है, ये काम होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, कॉमर्स मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का। बट जो भी है, आपके यहाँ जो ये इतनी उथल पुथल होने के बावजूद इंडिया अभी भी होप कर रहा है कि पाकिस्तान को अपनी टेररिज्म से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा उनके लिए भी अच्छा है। ये हम हमेशा से कहते आए कि पाकिस्तान में अगर उसी चीज को अगर मैं अपने ऊपर ले लूं तो इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे रहने के दो तीन मतलब निकलते हैं। एक है ट्रेड से रिलेटेड, दूसरा मुस्लिम कंट्रीज में हमारा भी से है। लाइक यूएई के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, आपने सऊदी के साथ कर ली, दिखाने के लिए ये बात हो गई कि मुस्लिम कंट्रीज में भी हमारा से है। आबू धाबी में भी उनके जो प्रिंस है वो हमारे यहाँ विजिट करते रहे। बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, मे बी टर्की के साथ उतना हमारा वो नहीं है, बट लेट मी टेल यू, टर्की स्टिल इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। हमने उसे बैन नहीं किया है, वहां पर अभी भी लोग जा रहे हैं। तो इसलिए रिलेशंस रखना एक बहुत जरूरी बात है। अदरवाइज अगर आप बोले बैलेंस आउट करना, तो इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि अगर मेरे रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल के साथ खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा कि इजराइल इस बात का बुरा मानता है कि आपके रिलेशन वहां कैसे अच्छे। मगर सर आपको फेवर तो करना पड़ेगा ना किसी एक को, या तो आप ईरान को फेवर करेंगे, या तो आप इजराइल को फेवर करेंगे, या अमेरिका को फेवर करेंगे अगर अटैक्स होते हैं। आप उसमें दोनों तरफ से तो नहीं खेल सकते ना। ये भी एक पॉलिसी होती है, ये भी एक अच्छी पॉलिसी होती है कि जरूरी नहीं है। चलिए, आप फेवर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल दे देता हूं। पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज इंडिया ने किया था एज अ स्टेट। टू नेशन थ्योरी को इंडिया ने हाँ करा था, जबकि इजराइल ने नहीं किया। हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बावजूद मेरे और इजराइल के रिलेशन खराब तो नहीं हुए। आप बोल रहे हैं ना कि किसी एक को लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? मैं मेरे पास चॉइस है कि मेरे को जिसके साथ जैसे एंगेज होना है मैं वैसे एंगेज हो रहा हूं। मैं आज भी अपाचे हेलीकॉप्टर यूएस से लेने के बावजूद S-400 रशिया से ले पाता हूं। आपके सामने है बिल्कुल, कहीं कोई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। सो इसी तरह जरूरी नहीं है कि मुझे ये कहना पड़े कि मैं पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं हूं, मैं आरजू काजमी के साथ एंगेज हूं। सो आई एम एंगेज विद पाकिस्तान। आरजू काजमी मेरे देश में दसियों शो करती हैं, मेरे टीवी नेशनल टीवी चैनल्स पर आती हैं। आरजू काजमी जैसे और बच्चे भी हमारे पास आते हैं। अच्छी, कौन कहता है कि हम एंगेज नहीं कर पा रहे? अगर एंगेज नहीं करना होता तो हमें आपको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, आपको बुलाना ही नहीं चाहिए, आपको अपना मेरे साथ शो ही नहीं करना चाहिए। ये जो हम लोग आपस में कर रहे हैं ये क्या एंगेजमेंट नहीं है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं आज भी कहूंगा कि यस, पाकिस्तान अगर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ कर रहा है तो गलत कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, यस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अमेरिका आए और ईरान पर अटैक करे, चाहे किसी की भी मदद से करे या खुद करे, और बाकी कंट्रीज सिर्फ तमाशा देखती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हर कंट्री को पड़ेगा। 100% वो तमाशा देख रही हैं, देखती आई हैं, देखती रहेंगी। इराक के ऊपर भी यूएस ने अटैक किया था, कौन आया उनको बचाने? कोई आया था?
वियतनाम में वो गया था, कोई आया था? अफगानिस्तान में गया था, कोई आया था? आप बता दीजिए। चलिए छोड़ सर, दीजिए अब सारी वक्त बातें। बदल नहीं गया सर, 20-22 साल हो गए मैं मुझे अफगानिस्तान मालूम को। था। ग्रीनलैंड में वो इतना कुछ कह रहा है, किसने अपनी फोर्सेस भेजी हैं? आप बता दीजिए कि नहीं जी हम आपको अटैक नहीं करने देंगे या टेक ओवर नहीं करने देंगे। आप मुझे बता दीजिए, ये जो मदुरो साहब को उठाकर ले आए, सब लोग चिल्लाते रहे, किया क्या किसने? कोई गया वहां? मान लीजिए मेरी बात, कोई कहीं किसी समय नहीं जाता, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर अगर आप ले लें, तो आपके यहां पर आकर बैठकर किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। किसी ने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ पकड़ा दी होगी, किसी ने वार्निंग पकड़ा दी होगी, कोई कम्युनिकेशन, दीज आर नो, बट एक दूसरे के लिए खड़ा होना, कौन खड़ा होता है? आप बता दीजिए, कोई एक जगह बताइए जहां पर खड़ा हुआ हो। अब वो ताइवान में धनाधन चाइना का वो चल रहा है कि आ जाऊंगा खा जाऊंगा। आपको लग रहा है यूएस ने अपने ट्रूप्स भेजे हैं? किसी ने भी भेजे हैं? आप बता दीजिए। मैंने आपके सामने अभी मदुरो का बात बता दी, मदुरो के ऊपर अटैक होने वाला है, उसको उठाने वाले हैं, इतने दिन से बोल रहे थे, आपने उठा लिया अल्टीमेटली। और तो और आपने अपने आप को उसका प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या कर लिया यूएन ने? क्या कर लिया पाकिस्तान ने? क्या कर लिया इंडिया ने? किसने कंडेम किया? चलो बता सर, दीजिए। अमेरिका यही करता रहेगा, अमेरिका को कोई लगाम नहीं डालेगा। नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। पता है क्यों नहीं डालेगा? इट इज एग्जैक्टली सेम कि दुनिया ब्लेम करती रहेगी कि टेररिज्म का हब है पाकिस्तान, करेगा कोई कुछ नहीं, सिवाय इसके कि सेरेमोनियली एक टाइम कि चलिए जी वो प्रूव हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया कि आपको चांस दिया गया। एज अ कंट्री मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली बात बता रहा हूं। कौन आया? आप बता दीजिए। मुझे एक बात बता दीजिए, हम चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते आए हैं, चिल्लाते रहेंगे कि पाकिस्तान ने ये अटैक करवा दिया, वो अटैक कर दिया, बदले में हमने ये मार दिया, हमने वो मार दिया। कोई और आएगा? आप बताइए। ह्यूमन राइट वायलेशन 50 आप बता दीजिए, 100 मैं बता दूंगा। आप मेरे तरफ ढूंढेंगी तो शायद आप ढूंढ लेंगी, मैं आपके यहां ढूंढूंगा, मैं कर दूंगा। आपके लिए बलूचिस्तान टेररिज्म है, बलूचिस्तान वालों के लिए फ्रीडम फाइट है। कौन बीच में आ रहा है? आप बता दीजिए। जिस दिन बीच में कोई आता है, आप देखिएगा वो जीत कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। इंडिया मुक्ति वाहिनी के साथ ईस्ट पाकिस्तान में साथ आया, कुछ हुआ, खड़ा हुआ जाकर, फोर्सेस वर डिप्लॉयड, फोर्सेस क्रॉस्ड ओवर, पैराशूट से लोग आए, वो होता है। यूएस ने क्या किया? आप बता दीजिए, किस कंट्री को सपोर्ट किया सिवाय इसके कि उसने इराक को खा लिया? भाई इराक में आए, बैठे, मारपीट कर ली, ये कर लिया, अपना बेस बनाया, बैठे हुए हैं, कतार में बैठे हुए हैं। आपके पास 27 बेसेस पूरे आपके मिडिल ईस्ट में उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के आसपास लगा रखे हैं। जॉर्डन चिल्लाता रह गया, वहां साला F-35 लगाकर वो बैठ गया। आप कंट्री बताइए ना। लेकिन आप मोटे तौर पर देखिएगा, हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर अटैक करता है। आप बता दीजिए यूएस ने कितनी बार उसके ऊपर अटैक किया? एक बार भी अगर आपको कहीं मिल जाए अटैक किया। हमास के ऊपर कितनी बार अटैक किया? चलिए एरियल अटैक वो इजराइल ने तो किया, उन्होंने क्यों नहीं किया? बड़े क्लोज हैं। हुती के ऊपर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने सिर्फ उसको इंटरसेप्ट किया, जो भी उनकी मिसाइल्स वो इजराइल की तरफ डालते हैं उसको वो रास्ते में रोक लेते हैं। और वो रोकने वाली फोर्स सिर्फ यूएस नहीं है, यूके वाले भी हैं, बाकी यूरोपियन यूनियन ने जो छोटी मोटी फोर्स लगा रखी है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड रूट को डोमिनेट करना है कि यहां पर हमारे जहाजों को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हुती फेमस है। मानिए आरजू काजमी जी, दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितना आप उसे सिंपल सोच रही हैं कि यस इस पार या उस पार। नहीं, ये जमाना अब नहीं रहा इस पार और उस पार का। आजकल लोग देख रहे हैं बीच में से कैसे वाया मीडिया निकाला जाए, और उस वाया मीडिया में मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं कैसे गेन करता हूं। बिल्कुल। किसी लेवल पर आप ले लीजिए, आप बता दीजिए कोई एक जगह जहां पर के किसी दूसरी कंट्री ने आकर उस कंट्री में पीस एस्टैब्लिश करी हो। वो तो छोड़ दीजिए, यूनाइटेड नेशन ने कहां पर पीस लगा दी, चलिए वो बता दीजिए। कोई एक कंट्री बता दीजिए जो बिल्कुल उन्होंने ठीक कर दी हो, यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स। बात खत्म हो गई, फैंटास्टिक। सो पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज को रियलाइज करना पड़ेगा, मत करिए डिपेंड यूएस पर, एक्स पर, वाई पर, जेड पर। कोई नहीं आने वाला, बिल्कुल 100% कोई नहीं आने वाला।
ट्रेड करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, अपनी कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, अपना एग्रीकल्चर बढ़ाइए। ये चाइना के सामने जो सब जी हजूरी कर रहे हैं, सलामी बजा रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां पैसा है वहां लोग झुक रहे हैं। आप और मैं गधे की तरह से लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई करने वाले रोटी खाते रहेंगे। ऐसे ही सर, ये हमें समझना होगा और उसके हिसाब से ही पॉलिसीज बनानी होगी, वरना आगे 200 साल भी हमारा यही हाल रहेगा जो इस वक्त है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।